हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ अपडेट हो रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं, अभी भी रिकवरी पीरियड में, बट अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे इसे बट अपडेट स्टार्ट करो। चलिए, हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कहने का मतलब क्या होगा? कोई भी यहाँ पे जैसे अल्काइल या एराइल ग्रुप है, उसमें क्या लगा हुआ? OH। ठीक है, यहाँ देखो तो HI से ट्रीट करके हमने क्या बना दिया? RI यानी अल्काइल आयोडाइड। देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में OH माइनस को हटा करके I माइनस आया। तो इसको बस याद रखिएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग एक एक रिएक्शन को अलग से देखेंगे। तो हमने पहले कहा कि अल्कोहल को HI के साथ रिएक्ट कराएंगे, RI बनेगा। अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट करेंगे, RCl बनेगा। NaBr के साथ ट्रीट करेंगे, NaBr बनेगा। PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अल्काइल क्लोराइड बनेगा। और चूंकि ये PCl3 जैसा आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनता है, इसीलिए वहां पे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा RBr या RI बनेगा। तो हम लोग एक एक रिएक्शन को देखेंगे और एक एक रिएक्शन को जैसे मैं लिख के आपको बताऊंगा, सेम वैसे ही आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज ये याद नहीं होगा। तो चलिए फिर से बोलिए, अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए क्या था? एक ऐसा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अल्कोहल का ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और कोई भी यहाँ पे हैलाइड आकर के जैसे यहाँ से I माइनस आके जुड़ गया, आपका क्या बन गया? अल्काइल आयोडाइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट वाला जो था अल्कोहल को हम HI के साथ ट्रीट करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस को हटा करके कौन आएगा? I माइनस, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा आया। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा फिर से, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट में H3PO4 यूज करते हैं, यहाँ पे H2SO4 को यूज नहीं किया जाता है। H2SO4 को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कि क्यों नहीं यूज करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जो आपका आयोडाइड फॉर्म निकला है, ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस आयोडाइड फॉर्म को वो फाइनली I2 में लेके चला जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज कर देगा इस HI को फाइनली किस में? I2 में। तो मेरा यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड नहीं मिल पाएगा, इसीलिए H2SO4 यूज नहीं करते। तो वो बात की बात जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अल्कोहल को हम किसके साथ यूज कराए हैं? HI के साथ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H3PO4। मेरा क्या बन गया? RI। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के क्या बन गया? H2। ठीक है, हमने क्या कहा? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ का जो OH माइनस था, यहाँ का जो OH माइनस था, उस OH माइनस को क्या किया? इस I माइनस ने रिप्लेस किया है। तो मेरा क्या बना? RI। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में कहता है ये जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल होता है यानी 1 डिग्री अल्कोहल, ये SN2 पाथवे से जाता है। ये क्या है डिटेल से बताएंगे। और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जनरली अंडरगोज SN पाथवे। क्यों होता है तो ये आगे चल के और डिटेल्स में बताएंगे। ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ देखिए व्हाट इज SN1 पाथवे। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 पाथवे हमने क्या कहा? 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 पाथवे में याद रखिएगा SN1 है तो प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी या टर्शियरी होगा। SN2 में मतलब सेकेंडरी तो किसी में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ टर्शियरी नहीं होगा। SN2 में कौन होगा? प्राइमरी। SN1 में कौन होगा? टर्शियरी। इतना कम से कम दिमाग में रखिएगा, 1 के साथ 1 नहीं होगा, यानी SN1 के साथ कौन होगा? टर्शियरी। चलिए यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ पे लिया 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी यहाँ पे हमने लिया है 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है,
ये सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में जाता है, तो चूंकि OH माइनस यहाँ से टूट रहा है, तो कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो टूटने का क्रम जो होता है वो डिसाइडिंग होता है। तो सो दैट दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे चल के इसको हम RDS में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब OH माइनस टूटेगा तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, कार्बोकटायन। यही कार्बोकटायन का बनना एज ए इंटरमीडिएट, याद रखिएगा आगे चल के, इसी को दिमाग में याद रखना है। SN1 पाथवे, जैसे ही कार्बोकटायन अगर बना और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो कौन सा होगा, SN1 पाथवे। तो इतना याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अल्कोहल टूट के क्या बना, कार्बोकटायन। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां देखिए, ये है मेरा कार्बोकटायन, दिस इज कार्बोकटायन, यहाँ पे प्लस चार्ज छूट गया। एक्चुअल में होता क्या है, आपको जैसे याद होगा कि कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, 4। हम अगर इसका एक बॉन्ड को हटा दें, यानी कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके कोई चला गया है इसमें से, यहाँ कैसा होगा, प्लस। आप अगर कार्बोकटायन अगर आप नहीं पढ़े हैं, कार्बोकटायन अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो पीछे मैं अपडेट करते जा रहा हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसे भी आप लोग काइंडली देख लेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप GOC का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें GOC में जाएंगे, और मैं अपडेट कर रहा हूँ सारा इंटरमीडिएट, सारा रिएक्शन, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा। हमने क्या कहा, ये जो कार्बोकटायन है यहाँ पे चूंकि प्लस चार्ज है, कार्बोकटायन में चूंकि यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बचा, कार्बन के बाहर में आपको पता होगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल तो खाली हो गया, वो p ऑर्बिटल्स होता है। तो p में आपको पता है कि इस तरह से डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो डम्बल शेप्ड होता है, तो ऐसे मान के चलो कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, उसके अपवार्ड में ये है, और ये वाला मान लो कि इसके डाउनवर्ड, ये वाला उसके नीचे। तो इधर से अगर मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, मतलब ये घर खाली है, ये घर खाली है, तो उसके पास 2 तरीका है, या तो इस साइड से अटैक करे या इस साइड से अटैक करे। वही हमने दिखाया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है I-, इसको दिखाई दिया ये ऑर्बिटल, ये है मेरा एम्प्टी pz ऑर्बिटल, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज एम्प्टी pz ऑर्बिटल, जो कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब देखिए, जब इन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अगर बैक साइड से अटैक किया, तो जैसा रिएक्टेंट था उसका उल्टा अगर प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही अगर बना, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। मतलब वो अपने आप को, अपना जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको रिटेन किया, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। उल्टा हो गया इन्वर्जन। जब इन दोनों प्रोडक्ट का मोलर रेशियो 1:1, यानी जितना ये बना उतना ही ये बने, यानी 50% ये बना 50% ये बना, तो इस मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर करते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन क्या है कि ये जो कार्बन पर जो चारों ग्रुप होगा, ये मान लो आके कोई लगा, आके मान लो I लगा, यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ मान लो C2H5 है, यहाँ मान लो H। तो गौर से देखो, ये जो चारों ग्रुप है, ये चारों ग्रुप कैसा है, डिफरेंट। और जब कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होता है, तो इसको कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन एटम। तो ये कंडीशन होना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर ये तभी होगा, कहता व्हेन सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये सबस्ट्रेट का ये जो कार्बन है, ये कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो ये रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कौस देखना, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है और ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। मान लो ये क्लॉकवाइज से 20 डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, और ये उसी को, चूंकि उल्टा स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि सेम चीज है, तो ये भी 20 डिग्री से रोटेट करेगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट। तो ये था क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये कैसा हो जाएगा मिक्सचर मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, मैंने जो समझाया बड़े अच्छे से समझिएगा। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, ये कार्बन था, उस पर प्लस चार्ज यानी कार्बोकटायन, ये उसका एम्प्टी pz ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियोफाइल इसको 2 तरफ से अटैक किया, नीचे से भी ऊपर से भी। ये चूंकि ये एक प्लेन में होगा, ये वाला एक पूरा का पूरा प्लेन में होगा, ठीक है।
ये इसके अपवार्ड है, ये इसके डाउनवर्ड। तो एक बना मेरा इन्वर्जन प्रोडक्ट, एक बना रिटेंशन। यानी अगर पीछे से अटैक किया तो इन्वर्जन, और अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो जैसा था वैसे ही बना रिटेंशन। जब इसका रेशियो 50:50 बने, मतलब 50-50% बने, रेशियो 1:1 हो, तो अगर ये वाला जो मेरा सबस्ट्रेट था अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव था, तो ये जो इसका प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इस ऑप्टिकली इनएक्टिव को ही कहते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बात को समझिएगा कि अगर मान लो इसमें रोटेशन का कैपेसिटी है क्लॉकवाइज 20 डिग्री से, तो इसके इन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री से। तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नेट रिजल्टेंट 0 होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मिक्सचर होगा दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहाँ बनता है, SN1 में। लेकिन कंडीशन क्या है, इस सबस्ट्रेट में जो होना चाहिए मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो यहाँ रेसमिक मिक्सचर का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए ओके। तो हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमने कहा इसको हम SN1 रिएक्शन आखिर कहे क्यों। देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो पहला स्टेप था, पहला जो स्टेप था, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था मेरा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में याद करो केवल और केवल आपका अल्कोहल आया था। अल्कोहल जैसे ये ROH से टूट के आपका क्या बना था, RDS में क्या बना था, कार्बोकैटायन। तो इस स्टेप में केवल सबस्ट्रेट है, तो केवल सबस्ट्रेट है इस एलिमेंट्री रिएक्शन, छोटे से रिएक्शन। केवल अगर सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट अकेला है पावर 1, यानी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ऑर्डर 1। तो इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, 1। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 1 इज यूनिमॉलिक्यूलरिटी, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एंड S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। मतलब फिर से समझिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो एक ही चीज पे डिपेंड किया था, सबस्ट्रेट पे, इसलिए चूंकि वहां की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन था मेरा जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। अब आते हैं SN2 पाथवे में। SN2 पाथवे को देखोगे, SN2 पाथवे को अगर आप देखोगे तो हमने कहा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जबकि SN1 कैसा था, वो 2 स्टेप था। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जनरली 1 डिग्री अल्कोहल है। हमें पता है कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं वो कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो चूंकि यहाँ पे 1 डिग्री है तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा नहीं, तो ये कार्बोकैटायन बनाना ही नहीं चाहेगा। होगा क्या कि ये OH माइनस जैसे जैसे टूट रहा होगा, तो टूटेगा तो क्या होगा, इस O पे माइनस, इस R पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। और उसी वक्त ये जो HI से जो न्यूक्लियोफाइल था मेरा I माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, मतलब साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या हुआ, साइमल्टेनियस हुआ। कौन सा प्रोसेस, इस OH का टूटना और इस I माइनस का अटैक करना, यानी इस बॉन्ड का टूटना, यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, बॉन्ड ब्रेकेज कर सकते हो, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना दोनों चूंकि साथ साथ होता है, दोनों एक साथ चलता है। तो यही कारण है कि यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो बॉन्ड टूट रहा था, कोर्स देखिएगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जहां बॉन्ड टूट रहा था वहां पे दोनों इन्वॉल्व हुआ, ये सबस्ट्रेट और ये वाला मेरा रिएजेंट कर सकते हो या न्यूक्लियोफाइल कर सकते हो। अब क्या होगा, ये OH माइनस मेरा टूट के निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, IR। मतलब समझो, यहाँ समझिएगा, क्योंकि इस OH माइनस पे, इस OH पे निगेटिव चार्ज है और इस पे भी कैसा है, I माइनस। तो कभी भी जिधर से OH माइनस मान लो इधर से निकल रहा है, तो I माइनस कभी भी इधर से अटैक नहीं करेगा, I माइनस जस्ट उसके पीछे से अटैक करेगा। कहोगे क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम,
और सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे के नजदीक आना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट केवल और केवल कैसा बनेगा, इनवर्जन। तो याद रखिएगा SN1 में दोनों बनता है, रिटेंशन और इन्वर्जन, लेकिन SN2 में जो कि एक सिंगल स्टेप पाथवे है और केवल केवल कैसा बना, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इतना क्लियर हुआ? फिर से सुनो हमने क्या कहा, चूंकि यहाँ OH जो टूटेगा और I- जो जाके जुड़ेगा, चूंकि दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, दोनों पे चार्ज चूंकि सेम है, तो क्या होगा, ये कभी भी जिधर से OH निकल रहा है उधर जाके ये नहीं जुड़ेगा, उसके अपोजिट साइड से जुड़ेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन ओनली। क्लियर है? चलिए अब कहता है ये जो स्टेप था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें गौर से देखो, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट यहाँ पे दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक इस सबस्ट्रेट पे और एक न्यूक्लियोफाइल पे। तो एक हो गया मेरा अल्कोहल और दूसरा हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्डर इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कितना हो गया, 2। मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया, 2। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, SN2 पाथवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2? 2 कहलाएगा बाई मॉलिक्यूलर। 2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, बाई मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक S सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब सुनो, SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चूंकि यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट था वो कौन बना था, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। ये जनरल कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए आप कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट से वहां पे जाके पढ़िए, मैंने बहुत कुछ बता रखा है। चलिए SN2 की जो रिएक्टिविटी है ये सबस्ट्रेट के स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली होता है। मतलब समझो, अभी अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि देखो, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो इस अगर सबस्ट्रेट पे बहुत बड़ा बड़ा बल्की ग्रुप अगर होगा, बल्की ग्रुप होगा तो इसको अटैक करने में यहाँ परेशानी होगा, ये अटैक नहीं करेगा। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जैसे मान लो कहीं पे सिंपल इस तरह से कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ OH, ठीक है, कहीं पे कार्बन पे इस तरह से यहाँ पे केवल H था, यहाँ पे मान लो एक कार्बन का और एक ग्रुप आ गया, ऐसे मान लो 2 कार्बन का आ गया, यहाँ पे मान लो एक H। तो क्या होगा, यहाँ पे चूंकि गौर से देखो कार्बन का बल्की ग्रुप है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे अटैक करना आसान था, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे अटैक करना आसान नहीं है। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में चूंकि अटैक नहीं होगा तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर से सुनिए, जितना बड़ा ग्रुप होगा किस पे, सबस्ट्रेट पे, वहां पे अटैक करना आसान नहीं होगा। फिर से सुनिए, जैसे मान लो कोई एक कार्बन है, ऐसे नहीं, जैसे मान लो इस तरह से यहाँ OH, ठीक है, मान लो एक बार यहाँ OH लगा है, वैसा मान लो कहीं इस तरह का OH लगा। गौर से देखो, तो ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। तो चूंकि जहां जिस कार्बन से ये टूटेगा उस कार्बन को गौर से देखो, उस कार्बन को गौर से देखो, यहाँ पर अटैक करना आसान होगा, उससे ज्यादा टफ होगा यहाँ पे, और उससे भी ज्यादा टफ होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला ढेर सारा ग्रुप है, उससे कम यहाँ पे रोकने वाला एक ही कार्बन। तो जैसे जैसे रोकने वाला ग्रुप बढ़ता है उसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि SN2 की जो रिएक्टिविटी है, SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ये स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मेरा ज्यादा हो जाए तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए इस दोनों को याद कीजिए, इसी पे क्वेश्चन बनाना है। SN1 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, और SN2 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सबस्ट्रेट पे। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। क्लियर है? Is that clear to everyone? Okay. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर खूब पूछा गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विथ अल्कोहल। देखिएगा, अल्कोहल के साथ
कौन सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा? तो सबसे अच्छा आपका HI रिएक्ट करता है, तब HBr, तब HCl, तब HA। रीजन क्या है? ऑफ कोर्स आयोडीन का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो इसको तोड़ना आसान होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली जनरेट होता है, इसलिए HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की। इसे आप याद रखिए। जनरली हम लोग HF को यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो यही तीन में आपको मेनली आपको डिसाइड करना होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें? HI में। नेक्स्ट आइए, अब कहता है इन केस ऑफ HI विद अल्कोहल। चूंकि HI क्या है, अभी हमने आपको बताया ये I माइनस जल्दी से जल्दी टूट जाएगा, तो यहाँ से H प्लस अच्छा खासा निकलेगा। तो H प्लस देने वाले को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब हम अल्कोहल को जब HI से रिएक्ट किए तो इस OH माइनस को हटा के I माइनस लगा, क्या बना? अल्काइल आयोडाइड। फिर अगर HI मेरा एक्सेस में है, कॉस देखिएगा, तो ये क्या करेगा? H दे करके यहाँ से इस I को भी निकाल देगा, फिर क्या बना देगा? अल्केन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट रहा तो अल्काइल आयोडाइड को फिर से रिड्यूस करके कहाँ पहुंचा देगा? अल्केन में। ये क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? तो ये आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI। और HI अगर एक्सेस में हो तो केवल अल्काइल आयोडाइड पे ही नहीं रुकता है वो, तो फिर क्या बन जाता है मेरा? अल्केन। क्लियर है इतना? चलिए, अब हमने कहा चूंकि HF तो हम लोग यूज करते नहीं, ठीक है? एक्सेप्शनल केसेस में बहुत सारा चीज है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट है, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, एक्सप्लोजन होने लगता है फ्लोरीन के केस में, इसलिए इसको जल्दी हम लोग लैब में यूज नहीं करते। अब देखो HCl, चूंकि इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? HCl की। तो इन केस ऑफ HCl ये चूंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके जैसा तो होगा नहीं स्ट्रॉन्ग, तो अब क्या है कि ये अकेले काम नहीं कर पाता है, तो कंसंट्रेटेड HCl को अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हम यूज करते हैं। ये ऐसे बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट, और इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं लुकास रिएजेंट। एंड लुकास रिएजेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ये याद रखिएगा, ये जो टेस्ट है ये किसका टेस्ट है? ये टेस्ट है अल्कोहल का। तो ये एकदम याद रखिएगा। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? बोलिए मेरे साथ एक बार। कंसंट्रेटेड HCl विथ अनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पे क्या काम करता है? एज ए कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड है, ठीक है? तो अब यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये लुकास रिएजेंट का टेस्ट को भी याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लेते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। देखिए देखिए लुकास रिएजेंट टेस्ट हमने कहा दिस इज टेस्ट ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। देखिए एक बात बता देता हूँ आपको, वहां ऑप्शन में बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, जब अगर आपको रूम टेम्परेचर पे किसी तरह का कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हल्का सा उसको आप हीट करो। अगर हीट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर RCl का आपको मिला, दैट मीन्स दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल से ये मेरा RCl बन रहा होगा। इसमें हम क्या डाले हैं? लुकास रिएजेंट। तब अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन, बहुत तो कर देते हैं नहीं, रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट 1 घंटा पे हो जाता है रिएक्शन। नहीं, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं, ठीक है? 2 डिग्री अल्कोहल में विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लगता है। 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो यहाँ क्या होता है? विद इन 1 मिनट। तो चलो याद करो, 3 डिग्री अल्कोहल 1 मिनट के अंदर, 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट में, 1 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं होता है। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर। जब हम हीट करते हैं तब व्हाइट प्रेसिपिटेशन बनता है, एंड लुकास रिएजेंट से क्या बन जाता है मेरा? RCl। क्लियर है? तो लुकास रिएजेंट टेस्ट किसका है? अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत 1 मिनट में, 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट में, और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, हीट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने पहला रिएक्शन खत्म किया HI के साथ, जिसमें हमने SN1 और SN2 को पढ़ा। गौर से देखिएगा, अब हमें पढ़ना है कंसंट्रेटेड HCl के साथ। कंसंट्रेटेड HCl के साथ अभी अभी पढ़ा था हमने
इस यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेते हैं, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका, RCl का। ये है मेरा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। कैसे होता है, देखो ये मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में नहीं है, बट चूंकि इतना ही पॉपुलर रिएक्शन है इसलिए सोचा मैंने कि मैं दे दूं। मैं कोशिश किया हूं कि उसी मैकेनिज्म को दूं जो आपके एनसीईआरटी में है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये है मेरा अल्कोहल। होता क्या है, जब जिंक 2 क्लोरीन से कंबाइन किए हुए है, ये एक्चुअली में 2 ही बॉन्ड बनाए हो, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये क्या करेगा, जब इसका लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो यहाँ देखिएगा ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया। बहुत लोगों को मैकेनिज्म बहुत दिक्कत होता है बेटा, बना बना के सीखोगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो इस पे कैसा चार्ज प्लस, इस जिंक पे कैसा चार्ज माइनस, और ये ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लिया। फिर से देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस हो गया। ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो बस देखो ये क्या करेगा, ये आर से, इस अल्काइल ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे खींचेगा इस ऑक्सीजन का चार्ज खत्म। आर कैसे, चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। इस ZnCl2 पे माइनस था, उसके साथ कौन चला गया, OH। अब मेरे साथ मीडियम में था HCl, H प्लस और Cl माइनस देगा, ये Cl माइनस इस R के साथ चला गया, क्या बन गया मेरा RCl। चूंकि ये कार्बोकैटायन है, दोनों तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ये ZnCl2 जिसका तस रह गया, ये H प्लस इस OH माइनस के साथ क्या बना लिया, H2। क्लियर है कंसेप्ट? एक बार सब लोग लिख करके याद, लिखोगे, जब तक लिखोगे नहीं वो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से आपका कन्वर्जन स्टार्ट होगा इस चैप्टर से, और चैप्टर में कन्वर्जन इतना है, वो उसको कन्वर्जन को जब तक बनाओगे नहीं तब तक वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयार नहीं कर पाओगे अपने आप को। और जो सिनारियो है अभी आज के डेट में, बेटा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपडेट नहीं कर सका। अभी भी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, बट कोशिश करूंगा जितना मैं अपडेट कर सकूं अपडेट करूंगा। जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होता, देखो बहुत लोग बच्चे मुझसे बोलते हैं, मैं तो जवाब भी नहीं दे पाता हूँ कि क्या होगा। बेटा अभी गवर्नमेंट चूंकि सेकेंड फेज का ठंड के कारण फिर से ये वेव चूंकि इंक्रीज कर रहा है, तो गवर्नमेंट अभी परमिशन नहीं देने जा रही है। 30 नवंबर तक का तो डेट आ गया है। कुछ लोग यहाँ हमारे मित्र हैं जो चोरी छिपी पढ़ाते हैं, बट बेटा दैट इज इलीगल। गवर्नमेंट अभी ऑर्डर चूंकि नहीं दी है, तो जब तक ऑर्डर नहीं देती हम कोशिश करेंगे आपको इस तरह से हम ऑनलाइन मैक्सिमम चीज़ अपडेट करते हैं। मैक्सिमम चीज़ क्या हो ही जाएगा, अगर अपडेट करते रहेंगे तो सारा चीज़ हम पढ़ा देंगे। और इस साल एक चीज़ और, इस साल मॉडल सेट पेपर नहीं आने जा रहा है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं, मॉडल सेट पेपर नहीं आने जा रहा है। तो मॉडल सेट पेपर नहीं आने जा रहा, एक सेट अभी मैंने देखा है नेट पे अपलोड हुआ है, तो वही एक सेट रहेगा मार्केट में, उसके अलावा कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं। तो मैं सॉल्व करके अभी नहीं, वो दिसंबर के बाद मैं उसका सॉल्यूशन बाजाबता इसी तरह से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सबको अच्छे से वो क्लियर कर दूंगा, जितना ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है सब मैं बता दूंगा। लेकिन पहले मैं सिलेबस अब खत्म करूँ। चलिए फिर से देखिए, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस जिंक को दिया। क्यों दिया? क्योंकि जिंक का ऑक्टेट पूरा नहीं था, यहाँ 4 ही इलेक्ट्रॉन होगी। क्यों? तो बॉस देखो जिंक यहाँ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो बॉस देखो 2 इसका 2 इसका, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इससे लोन पेयर जैसे ही लिया, जिंक पे माइनस यहाँ प्लस, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना लिया, कार्बोकैटायन। अब ये Cl टूटा, यहाँ से Cl माइनस के साथ जाकर जुड़ गया, मेरा बन गया RCl। तो ये था टेस्ट फिर कौन सा, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, दैट इज द टेस्ट ऑफ अल्कोहल। चलिए शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यहाँ देखिए मैंने एक नोट में लिख दिया है, नोट में मैंने क्या लिखा है कि कब मेरा रिटेंशन इन्वर्जन में ये रेसमिक मिक्सचर कब कहलाएगा। यहाँ देखो, कायरल कार्बन एटम किसको कहते हैं, हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसी। कार्बन पे गौर देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ OH है, यहाँ H है। तो चारों जब मेरा डिफरेंट है, चारों बॉन्ड पे जो वैलेंसी अलग अलग मेंबर है, तो इसको कहते हैं कायरल कार्बन एटम। और यही होता है मेरा ऑप्टिकली एक्टिव, ये होता है मेरा ऑप्टिकली एक्टिव।
तो ये याद रखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब वो उसका चारों का चारों वैलेंसी जो है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, हमने कहा था कि जिससे अनहाइड्रेटेड ZnCl2 और कंसंट्रेटेड ClC अगर डालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकटायन, चूंकि OH माइनस तो निकल गया। अब चूंकि ये कार्बोकटायन बना था तो अब यहाँ पे आके Cl माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन, एक उल्टा वाला और एक सीधा वाला जैसा ये था। तो अगर ये 50-50% बनता है तो गौर से देखो, चूंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों, ये मान लो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है तो ये क्या कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसी मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, और जो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंसेप्ट चूंकि बेटा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है, ये भी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके दिसंबर तक मैं सारा चीज पढ़ा दूंगा, बट जब मैं पढ़ा दूंगा तो काइंडली उधर देख लीजिएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, क्वेश्चंस आ गया। क्वेश्चन कहता है which of the following does not gives positive Lucas reagent test। आप ही बोलो, अभी हमने आपको सिखाया था Lucas reagent टेस्ट। हमने कहा था तीन तरह का अल्कोहल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री 1 मिनट में, ये 5 से 10 मिनट में, और ये नो रिएक्शन 1 डिग्री, कोई रिएक्शन नहीं होता है और एट रूम टेम्परेचर, हीट करने पे होता है। तो देखो, तो यहाँ पे ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। तो अब मेरे पास ए भी दिखाई दे रहा है और सी भी दिखाई दे रहा है, बट इसका आंसर ए सही है। क्यों, यहाँ देखो, ये जो बेंजाइल वाला केस है, और देखना, ये जो केस है, तो इसमें गौर से देखोगे, ये जो प्लस चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जितना ज्यादा स्टेबल हो, ये तो 3 डिग्री, ये जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है ये ड्यू टू रेजोनेंस। तो यही कारण है, ये 1 डिग्री है बट इसका कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा। कौन नहीं देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल, जो सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ले लिया है कि ये चूंकि मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑप्शन सी में भी बेंजाइल अल्कोहल था, बट ये मेरा क्या हो गया, ये चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर विड्रॉ करेगा, मतलब पूरा का पूरा रेजोनेंस होता रहेगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन है, और SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है इस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। इसलिए ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण ये आपका लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा। इज दैट क्लियर? शायद क्लियर हो गया होगा। चलो अब अल्कोहल का जो बचा हुआ रिएक्शन उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। विथ HBr एंड H2SO4, देखो ये तो हमने आपको लिख दिया है, ये रिएक्शन हमने लिख दिया। यहाँ पे H2SO4 HBr या KBr किसी के साथ ट्रीट करो तो यहाँ पे क्या होगा, HBr के साथ अगर हम या NaBr किसी के साथ ट्रीट करा दो, यहाँ पे जैसे मैंने उसको KBr के साथ या NaBr के साथ कर दिया, तो होगा क्या, सिंपल है। यहाँ से H और OH पानी की तरह निकल गया, ये पानी में निकल गया यहाँ से, ये मेरा R इस Br के साथ RBr आ गया, सिंपल H2SO4 आ गया। अगर हम HBr का साल्ट लेने जैसे KBr, चलो सोचोगे मेरे साथ, जैसे मैं सोचना सिखा रहा हूं उस तरह से सोचो, और सॉरी एक बार सब लोगों को मैं कह रहा हूं रिएक्शन लिखना सीखो। देखो करना क्या है, हमें बनाना क्या था, अल्काइल हैलाइड, तो यहां से R और Br निकाल लो, RBr जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरह से लिखो। अब क्या होगा, चूंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहां से ये H प्लस दिया, इस OH माइनस को लेके चला गया तो H2O चला गया। अब क्या क्या बचा, यहां से K और यहां से बचा मेरा HSO4 बचा, तो KHSO4 हो गया मेरा प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन को इस तरह से लिख करके याद कीजिए, है कुछ नहीं, यहां से OH माइनस निकला
और Br माइनस उसकी जगह चला गया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? चूंकि रिएक्शन लिखने के लिए देगा बेटा, एकदम देगा, एकदम रिएक्शन लिखने के लिए देगा। नेक्स्ट है ये PCl3, फिर से वैसे ही PCl3 है तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करो, अल्कोहल को हम PCl3 से हम रिएक्ट करा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हमको RCl बनाना है। तो क्लोरीन है कितना? 3, तो यहाँ पे एक काम करो 3 लगा दो, 3 RCl, यहाँ भी 3 अल्कोहल हो गए। अब मेरे पास क्या क्या बचा? 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। इसको हम लिख सकते हैं H3PO3 हो गया। तो फिर से मैं जिस तरह से कह रहा हूं उस तरह से लिखना सीखो। देखो यहाँ पे ये अल्कोहल था, PCl3 से रिएक्शन, हमको इतना पता है कि अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 3, तो इसको 3 कर दो, तो जब यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 होगा। अब बचा क्या क्या, सबको एक बार लिख दो। 3 हाइड्रोजन, यहाँ से मैं कलर बदल लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन H3, 1 फास्फोरस P, यहाँ से 3 ऑक्सीजन तो H3PO3। इस तरह से बेटा लिखना सीखो, दिमाग को स्थिर करके लिखना सीखो, लिखिएगा रिएक्शन याद हो जाएगा। और रही बात मैकेनिज्म और क्वेश्चन का, तो साथ में करते चलो ना। लोग को लगता है कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा, एकदम टफ नहीं होता है बेटा, ढंग से करो सब कुछ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विथ रेड फास्फोरस एंड X2, हमने क्या कहा था कि जैसे PCl3 है वैसे PBr3 और Pi3 स्टेबल नहीं होता है। तो होता क्या है कि इसको, चूंकि ये फॉर्म अनस्टेबल है, तो इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। बाकी रिएक्शन तो वही होगा जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, यहाँ से OH माइनस को हटा करके कौन आ जाएगा मेरा? Br या I। फिर से सुनो, हमने क्या कहा, रेड फास्फोरस को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करोगे तो PBr3 बनेगा जो कि अनस्टेबल है। सॉरी, ये स्टेबल नहीं है। जैसे PCl3 और PCl5 मेरा स्टेबल होता था, वैसे स्टेबल नहीं है। तो ये चूंकि स्टेबल नहीं है तो इसका रिएक्टेंट फॉर्म ही ले लेते हैं और वही मेरा ब्रोमाइड और आयोडाइड बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है PCl5 के साथ रिएक्शन लिखना सीखिए बस। चलो, यहां मेरा अल्कोहल है और PCl5, तो यहाँ 5 क्लोरीन, एक एक करके पहले निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले तो RCl निकाल दिए, ठीक है। फिर मेरे पास H दिख रहा है, एक काम करते हैं HCl एक निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां से 2 क्लोरीन हटा दी, कितना क्लोरीन बचा? 3 क्लोरीन बचा। और जो जो बचा है उसको सोचो, H हट चुका है, O बचा है, यहाँ फास्फोरस बचा हुआ तो P, यहाँ का ऑक्सीजन बचा हुआ O, और यहाँ 3 क्लोरीन बचा हुआ तो Cl3, POCl3, ये वाला HCl, और ये मेरा अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट है ये SOCl2, SOCl2 के साथ, SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन था, पूछा था कि प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड का प्योर फॉर्म किस रिएजेंट के थ्रू बनाते हैं? तो दैट इज SOCl2, और इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, फिर से सुनिएगा, क्यों होता है अभी मैं जस्ट बताऊंगा। SOCl2 क्या है? थायोनाइल क्लोराइड, इससे प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड तैयार करते हैं, एंड दिस प्रोसेस नेम एज डार्जन्स रिएक्शन। इसको हम डार्जन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कैसे होता है? चलो फिर से देखो, फिर से इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करो। अल्कोहल है, SOCl2 से रिएक्ट करो। हमको पता है हमें बनाना क्या है? RCl, पहले RCl बना दो, फिर सोचते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, चूंकि गॉड्स देखो H है और Cl है, तो HCl हटा दो। अब जब हम यहाँ से 2 कलर में बदल लूं, यहाँ से मैंने दोनों क्लोरीन हटा दिया, अब बचा हुआ SO, यहाँ से R हट चुका है, H हट चुका है, तो यहाँ से केवल O बचा, SO2। ये भी गैस का फॉर्म होता है, HCl भी गैस के फॉर्म में बनता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट में बचा कौन? केवल RCl। ये दोनों गैस होने के कारण ये वहां से इवोपरेट कर जाता है, निकल जाता है, और मेरा प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलता है। तो इस तरह से बेटा रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। चलो फिर से देखो, फिर से रिएक्शन कैसे लिखना है, फिर से देखो, अल्कोहल को किसके साथ? SOCl2 के साथ।
बनेगा क्या, RCl पहला। अब इस H के साथ एक क्लोरीन बचा हुआ तो उसको निकाल दो, HCl। अब क्या बचा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से SO, तो क्या हो गया SO2। ये भी गैस, ये भी गैस, तो ये इसी कारण से किस फॉर्म मिलता है, प्योर फॉर्म में। कौन सा रिएक्शन है, डार्जन्स प्रोसेस, किसके साथ, SOCl2 के साथ। नाम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ये सब चीज देखिए, छोटा छोटा चीज है जिसको कि आपको याद रखना है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन, एक ने ढेर सारा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का है, कहता है विच अल्काइल हैलाइड, यहां से थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म्स फॉलोइंग पेयर, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट moderately by SN2 मैकेनिज्म, मतलब कौन सा पेयर है जो कि, कौन सा अल्काइल हैलाइड इस पेयर में से, हर क्वेश्चन में आपको एक एक पेयर दिया गया है, SN2 मैकेनिज्म को जल्दी, मोर रैपिडली, जल्दी जल्दी रिएक्ट इसको फॉलो करेगा। चलो याद करो हमने क्या सिखाया था, 1 के लिए 3, मतलब SN1 में 3 डिग्री जाएगा सबसे ज्यादा, और SN2 में 1 डिग्री जाएगा। तो चलो चेक करो, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये है मेरा 1 डिग्री, ये है मेरा 2 डिग्री, तो कौन ज्यादा होगा, SN2 वाला 1 डिग्री में ज्यादा होता है, यानी इसमें ज्यादा होगा। क्लियर है, यहाँ देखो ये है मेरा 2 डिग्री और ये है मेरा 3 डिग्री, तो SN2 वाला 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री में, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, यानी इसमें ज्यादा होगा। क्लियर है, यहाँ चेक करो, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब आ जाओ, ये जो CH3 है ये दूसरे कार्बन पे है और ये जो CH3 है तीसरे कार्बन पे। तो जब यहाँ जो, यहाँ गौर से देखो, ये जो Br यहाँ से हटेगा तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने में गौर से देखो, ये CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, मतलब ज्यादा जगह उसको नहीं देगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, यानी ये CH3 कम रोकेगा और ये CH3 नजदीक है तो उसको ज्यादा रोकेगा। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स देखो, पहला दूसरा तीसरा कार्बन पे जहाँ पे CH3 लगा हुआ इसमें SN2 मैकेनिज्म ज्यादा अच्छे से होगा। तो ये समझ में आया, चलो फिर से बोलो, SN2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा 1 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, तब 3 डिग्री में होगा, ये SN2 का हमें याद है। तो SN2 में यही देखना है कि 1 डिग्री में ज्यादा 2 डिग्री में कम, यहाँ 2 डिग्री में ज्यादा तो 3 डिग्री में कम, यहाँ दोनों 1 डिग्री है, तो आपको चेक करना है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसमें SN2 मैकेनिज्म कम होगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से देखो, यहाँ ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो इसमें ज्यादा हो गया, यहाँ ये 2 डिग्री, यहाँ ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री में ज्यादा, यहाँ ये 1 डिग्री, यहाँ भी ये 1 डिग्री है, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण SN2 की रिएक्टिविटी इसमें कम होगी तो इसमें ज्यादा होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reaction with OH-? फिर वही है, SN2 के साथ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। एक बात देखो, यहाँ भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो I है और ये जो Br है, I का साइज बड़ा होता है तो इसको तोड़ना आसान होगा, तो ये चूंकि यहाँ पे देखो, चूंकि दोनों 1 डिग्री है तो अब डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी टूट के हटता है, तो यहाँ चूंकि I जल्दी से हटेगा तो ये लिखा हुआ आंसर आपको CH3 I react faster than CHBr3। क्यों, क्योंकि I माइनस का क्या होता है, इसे बेटर लिविंग ग्रुप, चूंकि साइज बड़ा है जल्दी टूटेगा, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है देन द Br माइनस बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। क्लियर है, दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे देखो इसको और इसको मैं क्लियर कर दूं, दोनों का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ देखो, पहला जो है CCH, यहाँ पे Cl है, और दूसरा जो है CH3 Cl, CH3Cl, यहाँ पे केवल H। तो गौर से देखो, ये कैसा है मेरा, ये है मेरा 1 डिग्री और ये है, क्योंकि सब जगह कार्बन है तो ये है मेरा 3 डिग्री। तो कहता है कि ऑफ कोर्स हमने आपको सिखाया कि SN2 पाथवे 1 डिग्री में ज्यादा होता है, यही कारण है कि CH3Cl reacts faster than this group because steric hindrance इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें SN2 का
रिएक्टिविटी कम होगा, और इसमें चूंकि छोटा सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसमें ज्यादा होगा। क्लियर है? बस यही चीज याद रखना है आपको। हमने क्या कहा, SN2 पाथवे सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1 डिग्री में, चूंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और SN1 पाथवे सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री में, या फिर जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसमें उतना ही ज्यादा SN1 की रिएक्टिविटी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखिएगा, कहता है अरेंज द कंपाउंड of each set in order of reactivity of SN2 displacement। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो। देखिए जो भी है उसको आप लिखने का, हम एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद क्लियर करते चले जाएंगे। यहां देखिए, पहला कहता है ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाते हैं, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, यहीं पे एक मिथाइल है और यहीं पे ब्रोमीन लगा हुआ, ठीक है। दूसरा है कहता है 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन, और यहाँ पे पहली पोजीशन पे ब्रोमीन लगा। यहाँ कहता है 2 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन यहाँ भी है और यहाँ ब्रोमीन लगा। अब बताओ हमसे क्या पूछा है, SN2, SN2 की रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स SN2 किसमें ज्यादा होता है, 1 डिग्री में। चेक करो, यहां जो ब्रोमीन लगा है ये 3 डिग्री है, यहां जो ब्रोमीन लगा है ये मेरा 1 डिग्री है, और ये जो ब्रोमीन लगा है ये 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये दूसरे में, तो ये मेरा सबसे ज्यादा होगा, ये नंबर कर दो। उसके बाद ये 2 डिग्री, ये इसको बी कर लो और इसको सी कर लो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस ए वाले में हुआ, तब ये बी, तब ये सी। क्यों, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में हुआ, तब 2 डिग्री में, और तब SN2 किसमें सबसे कम होगा, 3 डिग्री। बस आपको इतना ही पहचानना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है जो मैंने बनाया, देखो पूरा मत बनाओ, कार्बन का मेन चेन बनाओ और जहां जहां जो कहता है उसको बैठाते चले जाओ। फिर से देखो, फिर से देखो, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हो गया, पहला देखना होगा, फिर से आप रिमाइंड करके देख लेना। दूसरा देखो, कहता है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एक काम करो, ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो पहला पोजीशन पे ब्रोमीन लगा, 3 मिथाइल, तो 1 2 3 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक काम करो, पहले 4 कार्बन का ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद कहता है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब चेक करो, यहाँ पे ये है मेरा 1 डिग्री, ये है मेरा 3 डिग्री और ये है मेरा 2 डिग्री। तो सिंपल सा है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में यानी ये वाला सबसे ज्यादा होगा ए, उसके बाद 3 डिग्री में यानी ये वाला तीसरा वाला, ये बी, मतलब ये सेकेंड पोजीशन पे होगा, और ये है 3 डिग्री, तो ये सबसे कम होगा सी। क्लियर है? चलो, कुछ नहीं आपको पहचानना है, जैसे हमने पहचानना सिखा रहे हैं उस तरह से पहचानना सीखो। चलो तीसरा देखो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो काम क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन ब्यूटेन, पहला 1 ब्रोमो कहता है तो 1 पर बीआर लगा दिए। दूसरा कहता है देखो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डरो नहीं, ये लास्ट में क्या लगा हुआ प्रोपेन, तो 3 कार्बन का इस तरह से बना हुआ, ठीक है। 2 2 डाइमिथाइल यानी दूसरे पोजीशन पे मेरा यहाँ पे एक एक मिथाइल, और कहता है 1 ब्रोमो, यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन लगा, ठीक है। फिर कहता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद कहता है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल है, 1 पे ब्रोमीन। अब देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सारा 1 डिग्री, लेकिन चेक करना है किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब यहाँ देखो, चूंकि सबका सब 1 डिग्री है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबका सब 1 डिग्री है, लेकिन अब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे चूंकि 1 डिग्री ये वाला जो है, इसमें 2 कार्बन है बगल में, है इस कार्बन पे 2 नहीं को 3 कार्बन है,
यानी ये बल्कि ग्रुप है, सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप, तो इसमें सबसे कम होगा, तो सबसे लास्ट वाला कौन होगा? बी। बी में सबसे कम होगा, सॉरी बी में सबसे कम होगा। उसके बाद देखो यहां भी 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री, यहां भी 1 डिग्री, लेकिन गौर से देखो यहाँ जो 1 डिग्री इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का स्टेरिक है, तो ये वाला होगा इसमें। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ चूंकि सेकेंड कार्बन पे यहाँ थर्ड, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, यानी ये डी वाला आएगा और सबसे ज्यादा ए वाला आएगा। फिर से सुनो, ए में कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब आराम से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद डी और सी को कंपेयर करो, यहाँ देखो डी में चूंकि पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे मिथाइल है और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे मिथाइल, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो सी वाले में SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी। क्या होगी? कम होगी। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़े, शायद एक क्वेश्चन और है। यस, देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है ये एक मेरा क्लोराइड है, मतलब अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। कहता है विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस केवज। कोर्स देखना, इसको अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये Cl निकलेगा, तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये Cl निकालोगे तो ये 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि गौर से देखोगे इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी, और इसमें रेजोनेंस एक ही तरफ होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि चूंकि ये 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अगर हम इसको SN1 से सोचेंगे तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा किसमें होगा? ये 2 डिग्री वाले में। लेकिन अगर SN2 मैकेनिज्म से अगर सोचेंगे तो कहता है कि ये जो 1 डिग्री वाला है ये इजीली हाइड्रोलाइज होगा अंडर दी SN2 कंडीशन। क्यों? क्योंकि SN2 में यहाँ पे बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप रहने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा। तो SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पे किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा? इस 1 डिग्री वाले का। और SN1 के मैकेनिज्म में किसका होगा? 2 डिग्री वाले का, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, आपको वो सोचने के लिए देगा। शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन और है शायद। यस, क्वेश्चन है आपका, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, कहा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड वो किस में जाना चाहेगा? SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन? आप ही सोच के बताओ। हमने आपको सिखाया है SN2 वाला कौन जाता है? 1 डिग्री, और SN1 वाला में कौन जाता है? 3 डिग्री। एकदम उल्टा याद रखो, SN1 3 डिग्री प्रेफर करता है और SN2 1 डिग्री प्रेफर करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 डिग्री होगा तब 3 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री होगा तब 1 डिग्री। ये जस्ट उल्टा याद रखना, 1 में 3 और 2 में 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा रिएक्शन? चूंकि कौन सा है? प्राइमरी है, प्राइमरी है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? SN2 रिएक्शन में प्रेफर करेगा, SN2 में प्रेफर करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यहीं तक हो गया। ये क्वेश्चन शायद और था। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंड मेयर से आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम टू दी पॉइंट एनसीईआरटी का आपका एक एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारा का सारा कवर करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।